कल अपन देख रहे थे किसके बारे में? जैव विविधता के बारे में देख रहे थे। बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें मैं आपको बता के गया था कि अगली जो चीज़ अपन देखेंगे वो किसके ऊपर देखेंगे? रेड डेटा बुक के ऊपर देखेंगे। और रेड डेटा बुक जो है वो जिस संस्था द्वारा जारी की जाती है वो है IUCN। पिछले साल में 3-4 परीक्षाओं में जीके में इस सवाल को पूछा गया है। देखो, जब ये संस्था 1948 में बनी थी, IUCN 1948 में इसका स्थापना हुई थी, उस समय इसका पूरा नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यही सवाल था एक तो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब देखो, कुछ किताबों में शुरू से यही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ समय पश्चात इस संस्था का नाम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। ये पिछली बार सेकंड ग्रेड की भर्ती में सवाल था जीके में, और आरपीएससी ने इसका जवाब गलत दे दिया था। आरपीएससी ने यही जवाब कंसीडर कर लिया था जीके में जो ये सवाल आया था कि IUCN का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इसका नाम क्या है? एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये सवाल लिख लो आप, नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा सवाल इसके ऊपर जो पूछते हैं वो पूछते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इस संस्था का मुख्यालय है मॉर्गस। कहाँ पड़ता है ये? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब इसका काम क्या है ये आपको दिख रहा है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संघ है ये, यूनियन का मतलब संघ होता है। तो देखो, नेचर, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय संघ, ये इसका हिंदी में पूरा नाम हो गया। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मॉर्गस, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब देखो, ज्यादातर जैसे अपन चर्चा करेंगे सिलेबस में जो होता है, मैंने आपको बताया था वन्य जीव, वन्य अभयारण्य, इनके ऊपर अपन ज़्यादा फोकस करते हैं बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित करने के लिए। तो यहाँ इसके लिए एक और संस्था स्थापित की गई जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? WWF के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से। और इस संस्था की स्थापना 1962 में स्विट्जरलैंड में की गई थी। कहाँ की गई थी? स्विट्जरलैंड में, लेकिन शहर दूसरा है। इसका मुख्यालय जो है वो ग्लाइंड शहर है। कहाँ है? ग्लाइंड, स्विट्जरलैंड का। उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। पहले अपन अभी इस IUCN संस्था की बात करते हैं जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी। ठीक है, इस संस्था का कार्य देखो, नेचर, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? IUCN, जिसकी स्थापना 1948 में की गई और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो है वो मॉर्गस, स्विट्जरलैंड में रखा गया। क्लियर हो गई बात? दूसरा सवाल इस संस्था के ऊपर जो पूछते हैं, लिख लिया नहीं है? दूसरा सवाल इसके ऊपर लिखते हैं या पूछते हैं वो है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक, लाल आंकड़ों की पुस्तक या किताब। लाल आंकड़ों की पुस्तक या किताब।
तो पहला सवाल यही पूछते हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन जो है वो जिसकी ओर से किया जाता है वो है IUCN द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया जाता है। IUCN द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि मोटे तौर पर इसके 3 कलर हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि इस किताब में जो है कुल मिलाकर 5 कलर के पेज यूज किए जाते हैं। ठीक है, और जिस कलर के पेज पर जिस जाति का नाम लिखा जाता है उसी से उसका स्टेटस या जो वर्तमान स्वरूप है वो डिसाइड होता है। लास्ट टाइम ये 2010 में रिलीज की गई थी। अब तक IUCN द्वारा इस पुस्तक के कितने एडिशन प्रकाशित हुए हैं? 5 एडिशन प्रकाशित हुए हैं। 5वां एडिशन कब प्रकाशित किया गया था? ठीक है, और उस 5वें एडिशन में अपना जो गोडाउन है, राजस्थान का गोडाउन है, उसको भी सूचित किया गया है। इसीलिए तो गोडाउन के ऊपर एक मैंने करंट अफेयर में एक दिन एक सवाल बताया था कि जनरली अपने यहाँ हैचरिंग जो की जाती है, आर्टिफिशियल अंडों से चूजे निकालने की जो क्रिया है वो अपन बेसिकली मुर्गी फार्म में करते हैं, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में गोडाउन के अंडों की जो हैचरिंग है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो अगर ये हैचरिंग सक्सेसफुल है तो जैसे मुर्गी फार्म बना रहे हैं चाहे कितने ही अपन गोडाउन बना सकते हैं। तो ये इससे भी पहले अगर यदि अपन बात करें तो इसके बाद में देखो ये मिशन जो है रेड डेटा बुक बहुत पहले से काम कर रही है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से एक मिशन शुरू किया गया था जिसको अपन क्या कहते हैं, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर। ये कार्यक्रम जो है 1971 से शुरू किया गया था। पिछली से पिछली बार RS की प्री एग्जाम में इस सवाल को पूछा, लेकिन इसका जो सही उत्तर होना चाहिए था वो ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो सॉरी ये 97 और उसमें देखो 71 ऑप्शन दे रखा था। इस सवाल को उस पेपर से डिलीट करना पड़ा था। MAB संयुक्त राष्ट्र की ओर से शुरू किया गया ये मिशन 1970 से मैन एंड बायोस्फीयर। मैन का मतलब आदमी और बायोस्फीयर का मतलब जैवमंडल। तो आदमी और उसकी चारों ओर के जैवमंडल में जो चीज़ें हैं वो सारी इसमें ली जाती हैं। इसके अलावा जैसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपने विश्व का पहला जो बड़ा सम्मेलन है वो किसको पढ़ते हो? स्टॉकहोम, 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन आगे अपन पढ़ेंगे। तो जीवन और पर्यावरण के संबंध में सबसे बड़ा मिशन यही था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जैसे पहले तो कुल मिलाकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर MAB मैन एंड बायोस्फीयर मिशन शुरू किया गया, इससे पहले IUCN ने अपने कार्य शुरू कर दिए थे। तो इसमें टोटल कलर कितने होते हैं? 5 कलर की पुस्तिका होती है। जीवों की कितनी कैटेगरीज होती हैं? जीवों की श्रेणियों की संख्या पूछी जाए तो 9 श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां होती हैं? 9। यहाँ उन 9 श्रेणियों के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इतना पूछा जा सकता है कि रेड डेटा बुक में जीवों की जो श्रेणियाँ हैं वो कितनी डिसाइड की गई है? 9। कितने कलर के पेज यूज किए जाते हैं? 5 कलर के पेज यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको इसमें देखनी है। तो आप इसमें फिर मेन चीज़ें अपन उनमें से जो पूछ सकते हैं वो लिखेंगे। रेड डेटा बुक का प्रकाशन, रेड डेटा बुक का प्रकाशन, रेड डेटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है। रेड डेटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है। IUCN द्वारा किया जाता है। IUCN द्वारा किया जाता है। इस पुस्तक में कुल 5 कलर के पेज रखे जाते हैं। इस पुस्तक में कुल 5 कलर के पेज रखे जाते हैं। 5 कलर के पेज रखे जाते हैं। ठीक है, अब इनके नीचे पेज के हिसाब से मेन चीज जो आपको 5 कलर के पेज रखे जाते हैं जिन पर जीवों की 9 श्रेणियां प्रकाशित की जाती है। जीवों की 9 श्रेणियां प्रकाशित की जाती हैं। 9 श्रेणियां
प्रकाशित की जाती है। नौ श्रेणियां प्रकाशित की जाती है। ठीक है, वो कलर कौन से हैं? नीचे पहली लाइन में आप लिखेंगे लाल। ठीक है, इसमें कौन सी जातियां हैं? तो देखो, या तो लुप्त या विलुप्त प्राय। लुप्त का मतलब वो अपने हैबिटेट से, अपने आवास से विदाई ले चुकी है, आपको उस जाति का कोई जीव नहीं मिलेगा। जैसे अभी 9 श्रेणियां बताई है ना, और कलर कितने बताए? 5। तो रेड रंग के ऊपर कितनी श्रेणियां प्रकाशित होंगी? 2। या तो जो विलुप्त हो गई या जो विलुप्त प्राय, मतलब विलुप्त होने के कगार पर है, उन दोनों ही जातियों को। अब जो विलुप्त हो गई उनको हम नहीं बचा सकते, लेकिन जो विलुप्त होने के कगार पर है, विलुप्त प्राय हैं, उनको हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खतरा आसन उन जातियों को होता है जिनको रेड पेज के ऊपर या तो विदा हो चुकी, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन विदाई लेने के कगार पर है, उसको हम बचा सकते हैं। तो इसमें लाल के आगे लिखो विलुप्त या विलुप्त प्राय। विलुप्त या विलुप्त प्राय। ठीक है, दूसरा इसमें लिखेंगे आप सफेद कलर का जो पेज होता है, सफेद रंग के पेज पर कौन सी? देखो, सफेद रंग के पेज पर दुर्लभ प्रजातियां आती हैं। दुर्लभ प्रजातियां मतलब जिनकी संख्या बहुत कम है और हमने ध्यान नहीं दिया तो वो इन फ्यूचर विलुप्त हो सकती है। तो दुर्लभ जातियां जिनकी संख्या बहुत कम है और जिनके विलुप्त होने की पूरी पूरी आशंका है, उनको किस पेज पे रखेंगे? वाइट पेज पर। ठीक है, फिर एक आता है येलो पेज, पीला रंग। पीले रंग के पेज पे क्या होता है? देखो, पीले रंग के पेज पे उन जातियों का नाम लिखा जाता है जिनकी वर्तमान में संख्या तो ठीक ठाक है। व्हाइट पर है उनकी तो संख्या बहुत कम हो चुकी है ऑलरेडी, और पीले रंग के पेज के ऊपर जिन जातियों को स्थान दिया जाता है उनकी संख्या वर्तमान में ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों का अकाउंट देखें तो उस जाति के जीवों की संख्या बहुत तेजी से गिर रही है। इसका मतलब वो व्हाइट और रेड की ओर जाने में ज्यादा टाइम लेने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखो आगे, जिस जाति की संख्या तेजी से गिर रही है, जिस जाति की जीवों की संख्या तेजी से गिर रही है। संख्या अच्छी खासी है अभी, लेकिन जो डिक्रीज रेट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक होता है भूरे रंग का पेज होता है। भूरे रंग के पेज पर उन जातियों को रखा जाता है जिनका अकाउंट अपने पास नहीं है। तो भूरे के आगे लिखो जिन जातियों का विवरण उपलब्ध नहीं होता है। जिन जातियों का विवरण उपलब्ध नहीं होता है उनको अपन कहाँ रखेंगे? भूरे पेज पे। कितने कलर हो गए? और पांचवा है ग्रीन पेज, हरा रंग। देखो, हरे रंग अब जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिनको बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको रेड डेटा बुक में डालने की भी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ग्रीन पेज पे किसको लेंगे? उन जातियों को लेंगे या उन जीव जातियों को लेंगे जो खतरे के करीब जा चुकी थी, लेकिन हमने अपने प्रयासों से उसे बचा लिया है। मतलब उनकी संख्या में वापस हमने इजाफा शुरू कर दिया है। जैसे अभी मैंने आपको गोडाउन का एग्जाम्पल दिया है, तो अगर इस हैचरिंग से हम गोडाउन की संख्या में काफ़ी इजाफा कर लेते हैं तो गोडाउन को थोड़े दिनों बाद अपेक्षित संख्या बढ़ने के बाद वापस किस पेज पे शिफ्ट करेंगे? ग्रीन पेज पे। ग्रीन पेज पे कोई जाति आ रही है, जैसे अपन कहते हैं ना मौत के मुंह से निकल कर आया है, तो जो जाति मौत के मुंह से निकल कर आएगी और अपना वर्चस्व वापस कायम करेगी, उसको रेड डेटा बुक के किस पेज पर डालेंगे? ग्रीन पेज पर। ठीक है, जिन्हें संकट से बचा लिया गया है, हरे पेज के आगे लिखोगे जिन्हें संकट से बचा लिया गया है। जिन्हें संकट से
बचा लिया गया है। ठीक है, अब देखो इनका कई बार मैंने जैसे आपको बताया कि रेड पेज के ऊपर कौन सी जातियां होंगी, रेड पेज के ऊपर जो विलुप्त हो चुकी वो या जो विलुप्त प्राय है खतरे के निशान पर है, दोनों ही किस पर होंगी, रेड पेज पर। तो विलुप्त प्राय जाति उसको कहते हैं जिसको खतरा सन्निकट है, बहुत ही नजदीक है। तो हमें सबसे ज्यादा, या फिर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लुप्त प्राय जातियां कौन सी होती हैं, लुप्त प्राय जातियां वो होती है जिन्हें आर्टिफिशियल कस्टडी में रखना पड़ता है अपने को। देखो कोई जीव किसी हैबिटेट में रह रहा है तो उसके लिए बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में 2 शब्द यूज किए जाते हैं। एक होता है स्वस्थाने, क्या यूज करते हैं, स्वस्थाने, और दूसरा होता है बहिस्थाने। अब देखना बहुत ही ये टेक्निकल शब्द है ऑप्शन के हिसाब से। तो जो लुप्त प्राय हैं उनको अपन लिखते हैं एक्जिस्ट इन वाइल्ड, जंगल में उनका कोई अस्तित्व नहीं है और इनको उनके मूल आवास से अलग करके कृत्रिम स्थानों पर हम रखते हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश के कुन्नो अभयारण्य में अपन नामीबिया से चीते लेकर आए हैं, तो चीते क्या है, आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में है वो। तो क्योंकि भारत से तो पहले ये जाति विदा हो चुकी थी लेकिन पूरी दुनिया से विदा नहीं हुई थी, तो यहाँ इस जाति को हम लेकर आए हैं। तो देखो स्वस्थाने का मतलब होता है जो अपने प्राकृतिक आवास में रह रही है, और बहिस्थाने का मतलब होता है जिसे हमने उसके मूल हैबिटेट या मूल आवास से निकाल कर किस में रख दिया है, कृत्रिम आवास में रख दिया है। ये दोनों शब्द ऊपर लिख लो, स्वस्थाने, क्या लिखोगे, स्वस्थाने। इन सिटू लिखते हैं अंग्रेजी में इसको, स्वस्थाने या इन सिटू। इसका मीनिंग है प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना, प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना। दूसरा है बहिस्थाने, एक्स सिटू, क्या है, एक्स सिटू। जनरली देखो इस शब्द को थोड़ा सा और एक्स सिटू का मतलब बहिस्थाने, इसमें लोग कृत्रिम वातावरण में रखना, कृत्रिम वातावरण में रखना। ठीक है, अब देखो उस चीते का एग्जाम्पल अपन देखें। जब तक हमने उस चीते को आर्टिफिशियल वातावरण में रखा है, जंगली जानवर है, जब तक इसको आर्टिफिशियल वातावरण में रखा है तब तक उसका आवास क्या है, इन सिटू है, सॉरी एक्स सिटू, बहिस्थान है। और जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने उसका दरवाजा खोल दिया, जंगल में चले गए, तो वो क्या हो गए, स्वस्थान है, इन सिटू, प्राकृतिक आवास, प्रकृति में जिस तरीके से वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते आया है। तो जनरली ये एक्स सिटू शब्द है वो कौन से जीवों के लिए यूज किया जाता है या किस प्रकार की गतिविधियों के लिए यूज किया जाता है। साइंटिफिक दृष्टि से हम किसी जर्म प्लाज्म को या किसी आनुवंशिक मटेरियल को किसी लेबोरेटरी में या जीन बैंक वगैरह में प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं, तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, एक्स सिटू। जैसे जीन बैंक जितने भी हैं या स्पर्म बैंक जितने भी हैं, तो उनमें अगर हम किसी जीव जाति को संरक्षित रख रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से फॉर फ्यूचर, तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए बहिस्थानीय शब्द यूज करेंगे। तो अपने सिलेबस में वन्य जीव एवं अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब अपन पढ़ रहे हैं। तो इन सब की जो कंसेप्ट है वो इन दोनों में से किस शब्द से जुड़ी हुई है, वन्य जीव और वन्य अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान वगैरह अपन काम में ले रहे हैं शब्द, ये इन सिटू है या एक्स सिटू है, इन सिटू। मतलब हम उन पेड़ पौधों के लिए या उन जानवरों के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि उनका अस्तित्व उनके प्राकृतिक वातावरण में ही बना रहे या बचा रहे, ठीक है ना। तो इस ऊपर वाले इन सिटू के आगे
दो एक एग्जाम्पल लिख लो ऊपर वाले के आगे। अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल रिजर्व है। अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल रिजर्व है। ये सब इन सिटू, मतलब किसी भी जीव को, चाहे वो पौधा है या जानवर है, उसको उसके प्राकृतिक आवास में बनाए रखने के लिए हम ये शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो जिन जीवों को हम विलुप्त प्राय समझते हैं उनको हम कहाँ रखेंगे? आर्टिफिशियल आवास में रखेंगे। फिर दूसरा है घोर संकटग्रस्त। देखो, विलुप्त प्राय और घोर संकटग्रस्त। घोर का मतलब होता है क्रिटिकली, बहुत ही गंभीर तरीके से उनको खतरा है। तो घोर संकटग्रस्त जो है वो किसके लिए यूज करेंगे? तो ऐसे जीव जो अपने प्राकृतिक आवास से तेजी से खत्म हो रहे हैं, प्राकृतिक आवास से तेजी से खत्म हो रहे हैं। जैसे अपने राजस्थान में जितने भी टाइगर प्रोजेक्ट पड़ते हैं, तो गिने चुने ही तो हैं अपने पास। मेल तो है ही एक ही राजस्थान में, एक मेल और 5 फीमेल, इतने टाइगर हैं राजस्थान में। तो इसको अपन ये कह सकते हैं कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये। हेलो, हाँ जी, क्लास कर रहा हूँ, एक बार बोलो। 40 मिनट बाद। ये है हाँ, ठीक है, कणा सी दणु है। ठीक है, मैं लेके आऊँ, मिल जाएगा सर। कोई औजार घर पर, कोई प्रल रोड पर वगैरह पर। क्या 18 को तो मन कन्फर्म को नहीं पूछना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। की को है बता तो सही तो तुम। हम्म, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, करो, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये जितने भी जैव विविधता संरक्षण के लिए अपन प्राकृतिक आवास में जीवों को सुरक्षित रखने के लिए कंसेप्ट लेकर आए, वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसके अलावा जैसे अभी जो मैं बता रहा था कि एक तो विलुप्त प्राय और एक घोर संकटग्रस्त, उसके लिए अंग्रेजी में शब्द जो काम में लेते हैं वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कौन से जीव आएंगे? जिनकी अपने प्राकृतिक आवास में संख्या तेजी से, देखो आरएस की एग्जाम का इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। ठीक है, तो आप इसमें लिखो घोर संकटग्रस्त, घोर संकटग्रस्त श्रेणी में वे जीव आते हैं, घोर संकटग्रस्त श्रेणी में वे जीव आते हैं जिनकी संख्या उनके प्राकृतिक आवास में, जिनकी संख्या उनके प्राकृतिक आवास में तेजी से गिरती जा रही है। प्राकृतिक आवास में तेजी से गिरती जा रही है, तेजी से गिरती जा रही है। बस इसके अलावा जो नीचे बची हुई कैटेगरीज हैं उनको आप छोड़ सकते हो। एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। तो हमें सबसे ज्यादा किसको, लुप्त प्राय को बचाने की आवश्यकता है या घोर संकटग्रस्त को?
अरे पहले विलुप्त प्राय को, उनका तो कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है। उसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी को बचाना होता है। एक कल शुरू में इसके जो सवाल रह गया था जैव विविधता के ऊपर, एक सवाल और पूछा जाता है कि ये जो शब्द है ये किसकी देन है? तो वाल्टर रोजन की देन है। ये किसकी है? जैव विविधता शब्द वाल्टर रोजन की देन है। वाल्टर रोजन, ठीक है। देखो किसी शब्द को खोजना और उसका फाउंडर होना दो अलग चीजें होती हैं। शब्द किसकी देन है और जैव विविधता जनक उसको माना जाता है जिसने सबसे पहले उसे डिफाइन किया है। तो जैव विविधता का जनक कौन है? जैव विविधता का जनक है एडवर्ड विल्सन। कौन है? जैव विविधता का जनक है एडवर्ड विल्सन। शब्द प्रतिपादित करने वाले में और उनमें दोनों में क्या होता है? फर्क होता है, ठीक है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा सवाल जो पूछते हैं वो जैव विविधता दिवस पर पूछते हैं। जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, ये फेवरेट सवाल है पेपर सेटर्स का। कब मनाते हैं? 22 मई को। 22 मई को क्या था? देखो 22 मई 1992, 22 मई 1992 जैव विविधता के ऊपर एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। कहाँ? केन्या की राजधानी नैरोबी में। तो पहली बात देखो, जैव विविधता के ऊपर पहली बार बड़ा सम्मेलन 22 मई 1992 को केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ था। तो उस सम्मेलन के आयोजन के हिसाब से, उस सम्मेलन के आयोजन के हिसाब से हम 22 मई को क्या मना रहे हैं? जैव विविधता दिवस मना रहे हैं। और इसी कड़ी में 2002 में इसी तारीख को भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम पारित किया था, ठीक है। और हर साल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूएन की ओर से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जैसे मैंने पहले इकोनॉमिक सर्वे के टाइम में आपको बताया था कि अभी पूरी दुनिया में जितनी भी विकास योजनाएं चल रही हैं वो सारी की सारी विकास योजनाएं किस फॉर्म में चल रही है? वो सारी की सारी विकास योजनाएं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर चल रही है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की जो 17 कैटेगरी बताई है, उन 17 कैटेगरी में एक बिंदु उसमें जैव विविधता का भी है, ठीक है। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कड़ी में हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन की जनरल असेंबली द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, उसके लिए एक थीम डिक्लेयर की जाती है। थीम का मतलब है उसका मोटो सेंटेंस, कि इस वर्ष हम किस टारगेट को लेकर चलेंगे। तो जैव विविधता दिवस 2021 का जो मोटो सेंटेंस था वो आपको किताबों में मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद में इस बार मई में, तो मई के बाद में बहुत कम किताबें प्रकाशित हुई, करंट अफेयर के अलावा नहीं मिलेगा। 2021 में इसकी थीम थी कि हम समाधान का हिस्सा हैं। हम समाधान का हिस्सा है। इसका मतलब क्या है? जैव विविधता का संरक्षण जो है वो किसी संस्था, सरकार या किसी इंटरनेशनल एजेंसी का काम नहीं है। जैव विविधता का संरक्षण जो किसका काम है? आम आदमी का। ये मोटो सेंटेंस इसीलिए रखा गया था कि हम समस्या समाधान का हिस्सा हैं। इस बार इसकी जो थीम दी गई है 2022 की बायोडाइवर्सिटी डे की, वो थीम है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। सभी जीवन का मतलब क्या है? सभी जातियों से। जैव विविधता में हम सभी जीव जातियों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो हम एक ऐसे फ्यूचर का निर्माण करें जिसमें किसी भी जो जीव जाति है उसके लिए कोई खतरा आसन नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई खतरा खड़ा नहीं होना चाहिए। आरपीएससी की सारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है ये थीम या जो मोटो सेंटेंस है। तो आप इसमें पहला सवाल जैव विविधता दिवस 22 मई,
और कोष्टक में लिखो 1992 के नैरोबी सम्मेलन के उपलक्ष्य में। इस तिथि को यह नैरोबी सम्मेलन आयोजित हुआ था। नैरोबी केन्या की राजधानी है। 1992 के नैरोबी सम्मेलन के उपलक्ष्य में, नैरोबी सम्मेलन के उपलक्ष्य में, ठीक है। किसकी ओर से बनाया जाता है? यूएन की ओर से। या यूएन में भी जैसे 6 प्रधान ऑर्गन है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो किसकी ओर से किए जाते हैं? महासभा द्वारा। तो यूएन महासभा की ओर से लिख दो, चाहे यूएन की ओर से, या यूएन की ओर से जितने भी आयोजन किए जाते हैं वो किसकी ओर से किए जाते हैं? एक कई बार सुरक्षा संबंधी जो एक्टिविटी है उसके लिए सुरक्षा परिषद हो सकती है, ठीक है, हर साल, ठीक है। दूसरा इसमें देखो, यूएन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, देखो जैव विविधता दिवस, जैव विविधता वर्ष और जैव विविधता दशक, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। जैव विविधता दिवस मैंने अभी आपको बताया है 22 मई, और जैव विविधता वर्ष 2010। लिख लो, जैव विविधता वर्ष, विश्व जैव विविधता वर्ष किस वर्ष को मनाया है? 2010 को। किसने? यूएन महासभा ने। वही है, अंडरस्टूड बात है। इसके अलावा जैव विविधता दशक, जैव विविधता दशक 2011 से 20 तक। तीनों ही सवाल इंपॉर्टेंट हैं। 2011 से 20 तक का जो दशक है उसको यूएन की महासभा ने किस रूप में मनाया है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक के बारे में। इसका मतलब है कि जैव विविधता को जो खतरा है उसको बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यूएन ने ये 10 साल जो है वो समर्पित किए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अखिल भारतीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, राजस्थान स्तर पर बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, ये अभी अपन ने जो बात की वो किसकी की है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। तो इसमें अगला, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है। अब देखो, इस कानून को लागू करने के लिए एक एजेंसी की आवश्यकता थी, ठीक है। जैसे किसी भी कानून को बनाते हैं तो उसको लागू करने के लिए क्या करते हैं? किसी संस्था का गठन करते हैं। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसका गठन इस कानून के तहत ही 2003 में किया गया। और इस अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई? चेन्नई में, भारत सरकार ने। तो आप इसमें लिखो, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में चेन्नई में की गई। 2003 में चेन्नई में की गई। 2003 में चेन्नई में की गई। ठीक है। अब देखो राज्य स्तर पर क्या होता है। अब यहां थोड़ा सा आप ये देखेंगे कि वैधानिक रूप से कानून, कुछ विषय ऐसे होते हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो कामकाज हो रहा है वो राष्ट्रीय सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। आगे आप लोगों की सिलेबस में है, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, पढ़ते हो ना आप। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और मानवाधिकारों के लिए राज्य स्तर की संस्था कौन सी है? राज्य मानवाधिकार आयोग है। अब ऐसे संस्थाएं अपने को मिलेंगी तो कुछ संस्थाओं के मामले में तो क्या है कि राज्य सरकार ने अलग कानून बना रखा है और केंद्र सरकार ने अलग कानून बना रखा है। लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जिनके लिए कानून तो बना रखा है केंद्र सरकार ने, और उसी केंद्र सरकार वाले कानून के तहत राज्य सरकार अपनी संस्थाओं का निर्माण करके उनके लिए कोई नियम या उपनियम जारी कर देती है। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट किसने पारित किया है? भारत सरकार ने। राज्य सरकारों ने ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया है, लेकिन राज्यों में ऐसे कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों ने अपने नियम जारी कर रखे हैं। जैसे अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट को कंडक्ट करने के लिए राजस्थान सरकार का 2011 का नियम जो है वो लागू है। पहले 2010 में एक नियम लेके आए थे, वो कारगर नहीं हुआ, तो उसमें संशोधन करके कौन से नियम डाले गए? 2011 का। तो यहाँ जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए जो कानून है
वो केंद्र सरकार ने पारित किया, वही जो जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002। और इसी कानून के तहत राजस्थान सरकार भी अपनी संस्था तो जैव विविधता संरक्षण के लिए एक बोर्ड गठित किया है, जिसको अपन राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना जो है वो केंद्र सरकार के उस 2002 वाले कानून के तहत ही की गई है। इसके अलावा उस कानून को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान जैव विविधता नियम जारी किया है। इसका मतलब राजस्थान सरकार ने अधिनियम या कानून पारित नहीं किया है। उसी कानून को लागू करने के लिए तो केंद्र सरकार के किसी भी कानून को जब राज्य में लागू किया जाता है और राज्य सरकार वैसा कोई कानून नहीं बनाती है तो अधिनियम की जगह क्या शब्द आ जाएगा? नियम शब्द आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो राज्य स्तर पर क्या है? राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना, बोर्ड की स्थापना जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 में की गई। बोर्ड की स्थापना 2010 में की गई तथा इस संबंध में राजस्थान राज्य जैव विविधता नियम, राजस्थान राज्य जैव विविधता नियम 2010 जारी किया, 2010 जारी किया। जारी किया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जैसे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो सवाल पूछते हैं, भारत का नक्शा देखा ना आपने, तो एक सवाल इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी पर पूछा जाता है परवाल भित्तियों पर। किस पर पूछा जाता है? परवाल भित्तियों पर। तो देखो परवाल भित्ति पर यदि सवाल पूछा जाएगा, आरएस के लिए फेवरेट सवाल है। देखो मैं जहां आरएस नाम ले रहा हूं, आरएस का 80% पेपर उन्हीं हेडिंग्स में से बनता है, उससे बाहर कुछ नहीं आता है, कभी नहीं आया आज तक। 10% सवाल इधर उधर से आते हैं। तो आरएस का पैटर्न एकदम फिक्स है। यहां देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं? परवाल भित्तियों की बात कर रहे हैं। अब परवाल भित्ति क्या है? समुद्री जीवों का समूह होता है। निवय, निवय का मतलब होता है कॉलोनी। ये भूगोल का बहुत बड़ा सवाल है जीके के लिए। तो ये जलीय पारितंत्र का जीव है। ये किसका जीव है? जलीय पारितंत्र का जीव है। क्लियर? अब राजस्थान की सीमाओं या तटों पर किसी प्रकार के जलतंत्र की स्थिति नहीं है, तो राजस्थान के साथ आपको परवाल भित्तियां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं ये बता रहा हूं वास्तव में एक्चुअल में ये होता क्या है। पारिस्थितिकी में इनके लिए एक बड़ा खतरा क्रिएट हो रहा है। इससे पहले हमें इस चीज का पता हो, ये एक समुद्री जीव है जिसको आप कोरल या परवाल लिखते हो। क्या है? समुद्री जीव है ये। ठीक है, और सिडेंट्री प्राणी है ये। सिडेंट्री प्राणी का मतलब क्या होता है? ये अपने पूरे जीवन में एक ही जगह रहता है। सिडेंट्री का मतलब है कि चट्टान से चिपका हुआ पैदा होगा और उसी चट्टान पर मर जाएगा और इसका कवच वहीं रह जाएगा। जिंदगी भर ये अपने में से लगातार क्या करता है? चूने का विसर्जन करता रहता है। जैसे इसके पहला ये क्या है? कोरल या परवाल यहाँ चिपका हुआ है। समुद्री पानी के जीवों को यूज करेगा और लगातार जैसे अपन मल त्यागते हैं, ये पूरी जिंदगी क्या त्यागता रहेगा? चूना, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर इसकी संतान इसके ऊपर ही चिपक कर पैदा हो गई। सेम यही सिचुएशन, फिर उसकी संतान। तो समुद्र के अंदर ये धीरे धीरे ऊपर आते हैं। समझ में आ गई ना बात? तो ये जब ऊपर निकल आए तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी के अंदर जैसे बढ़ रहे हैं तो पानी में चलने वाले जहाजों वगैरह के ठोकर लगने की पूरी संभावना रहती है। मतलब नौकायन के लिए जलमग्न जो कोरल है वो बहुत बड़ा खतरा है। और धीरे धीरे ये क्या करते हैं? चट्टान या पहाड़ के रूप में उसके अंदर निकल आते हैं। ठीक है, और
जो समुद्र के अंदर स्थलबद्ध स्पेस अपने को दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। साधारण भाषा में अपन उसको क्या कहते हैं? टापू, टापू या द्वीप। ठीक है, तो जैसे चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ जो स्थल है उसको अपन क्या कहते हैं? अब लगता है कि ये जमीन है, बड़े बड़े पहाड़ हो जाते हैं। जैसे आप दुनिया की सबसे बड़ी द ग्रेट कोरल रीफ या ग्रेट बैरियर कोरल रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर प्रशांत महासागर में पाई जाती है। उस फील्ड का नाम ही इनके नाम पर डाल दिया, कोरल सागर। ठीक है, 35 किलोमीटर लंबी दीवार है वहाँ। सोच सकते हो 35 किलोमीटर लंबी दीवार है जो इन जीवों की वजह से बनी हुई है। अब धीरे धीरे क्या है, महासागरों में प्रदूषण की स्थिति बढ़ रही है। जैसे जहाज चल रहे हैं उनमें लीकेज से पेट्रोलियम पदार्थ महासागरों के ऊपर चल रहा है। किसी भी प्रकार का जो जीवों के लिए हैजार्डफुल मटेरियल है, कचरा है, वो इनको नुकसान पहुंचा रहा है। तो धीरे धीरे ये प्रवाल भित्तियाँ भी क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, ये तो है इनकी स्थिति। दूसरी बात देखो, यहाँ प्रवाल भित्तियों की यदि बात की जाए तो मैं आपको बताऊं कि भारत में प्रवाल भित्तियों की 4 लोकेशन है। पहली मन्नार की खाड़ी, दूसरा कच्छ की खाड़ी, तीसरी लक्षद्वीप जो अपना क्या है संघ शासित प्रदेश भी है, और चौथी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो यहाँ ये 4 प्रवाल भित्तियों के प्रमुख क्षेत्र हैं। मतलब यहाँ अब भी धीरे धीरे इसमें पानी के अंदर क्या निकल रही है? कोरल सुपर निकल रही है। ठीक है, तो ऐसे द्वीपों को या टापुओं को हम क्या कहते हैं? कोरल द्वीप कहते हैं। अब इनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, इनके भी सुरक्षा या संरक्षण की अपने को आवश्यकता है। तो 2-3 छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, कोरल या प्रवाल भित्ति। ठीक है, तो इसमें लिखो, इसको देखो, ये भी लिखा हुआ हो सकता है समुद्री मूंगा, यही है वो समुद्री मूंगा। कोरल या प्रवाल एक ही चीज है। तो आप इसमें लिखो, कोरल, प्रवाल या मूंगा एक स्थानबद्ध समुद्री प्राणी है। स्थानबद्ध का मतलब पूरी जिंदगी एक ही जगह। स्थानबद्ध समुद्री प्राणी है, समुद्री प्राणी है जो चूना स्रावित करता है। तो इसे चट्टान के रूप में ऊपर उभर आएगा जो चूना स्रावित करता है, जिससे समुद्रों या महासागरों में जिससे समुद्रों या महासागरों में एक दीवार बन जाती है, जिसे, ये कोरल अंग्रेजी का शब्द है, जिसे कोरल रीफ, ये तो अंग्रेजी का शब्द हो गया, और प्रवाल भित्ति हिंदी का शब्द हो गया। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहा जाता है, प्रवाल भित्ति कहा जाता है। इन दोनों में अंतर बताओ प्रियंका। फेवरेट सवाल हिंदी का। लिखा कौन सा आपने अभी? नीचे वाला लिखा है क्या सबने? पक्का? इन दोनों में फर्क क्या है? हिंदी जिन परीक्षाओं में होती है उनका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हैं? देखो, मैं 2 शब्द लिख रहा हूं, ये है जल भित्ति और ये है जल भित्ति। कौन सा सही है? अरे दोनों ही सही है, दोनों ही सही। अंतर पूछ रहा हूं, इसका मतलब डेफिनेट सही है दोनों ही। इस भित्ति का मतलब है डर। इस भित्ति का मतलब क्या है? डर। और इस भित्ति का मतलब क्या है? दीवार। तो देखो, जहां पानी उछल रहा है, पानी की दीवार खड़ी हो रही है,
क्या है? जल भीति। और जिसे जल से डर लगता है वो बीमारी जल भीति। तो जिसको अपन हिड़कना कहते हैं ना, उसको हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब पानी और फोबिया का मतलब डर। हिड़कने को साइंटिफिक भाषा में या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। और उसको आप क्या लिखोगे? जल भीति। हिड़कने का हिंदी में नाम क्या है? जल भीति। जिसे पानी या दर्पण जिस चीज में हम अपना बिंब देख सकते हैं, पानी जैसी स्थिति जहां प्रतीत हो सकती है, उन सारी स्थितियों से हाइड्रोफोबिया में जीव को क्या लगता है? डर लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल लिखा, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ। देखो कहते याद करते आगे, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर प्रशांत महासागर में स्थित है। सेकंड ग्रेड जीके की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर स्थित है। अब देखो, महासागर के छोटे से हिस्से को अपन क्या कहते हैं? कोरल सागर। तो अगर प्रशांत महासागर नहीं मिलेगा तो प्रशांत महासागर का वो हिस्सा जिसमें ये रीफ खड़ी है उसको हम कहते हैं कोरल सागर। तो प्रशांत महासागर के ऊपर या कोष्टक में लिख लो कोरल सागर। जिस हिस्से में ये दीवार खड़ी है उसको हम क्या कहते हैं? कोरल सागर। तो कोरल सागर किस महासागर में है या किस महासागर का हिस्सा है? प्रशांत महासागर का हिस्सा है। क्लियर हो गई ये बात? इसके अलावा देखो दूसरी चीज क्या है, तो राजस्थान में कोई कोरल भित्ति नहीं है, मैंने आपको बता दिया। भारत में कोरल भित्तियों वाले जो क्षेत्र उनको 4 भागों में बांटते हैं। तो आप इसमें लिखो, भारत में परवाल भित्तियों के 4 क्षेत्र हैं। भारत में परवाल भित्तियों के 4 क्षेत्र हैं। परवाल भित्तियों के 4 क्षेत्र हैं। डैश करके मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। दूसरा आप इसमें लिखोगे कच्छ की खाड़ी। खाड़ी को कई बार अंग्रेजी में लिख देते हैं? खाड़ी को क्या लिखते हैं? गल्फ, GULF, द मन्नार गल्फ, द कच्छ गल्फ, ऐसे लिख देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, कई बार छोटा अंग्रेजी जो है गड़बड़ कर देती है। तो छोटी मोटी चीज जो पूछ सकते हैं उसको आपको देखना। तीसरा आप इसमें लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और चौथा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो देखो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं इसमें कि जैसे भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल अपन पढ़ते हैं, जिसमें धरातल का क्षेत्रफल अपन जो पढ़ते हैं वो चेंजेबल अप डाउन हो रहा है। समझ में आ रही है क्या कैसे हो रहा है? भारत का दक्षिणतम पॉइंट आपकी किताबों में इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ होता है, ठीक है? तो ग्लेशियर पिघलने से वो जलमग्न हो चुका, समुद्र में समा चुका, वो पॉइंट अब समुद्र के ऊपर नहीं है। तो वो जो धरातल अपने को दिख रहा था वो भारतीय क्षेत्रफल से क्या हो गया? कम हो गया। दूसरी बात, ये 4 साइट मैंने परवाल भित्तियों की बता रही है, उनमें छोटे छोटे द्वीप बाहर निकल रहे हैं। इससे धरातल का क्षेत्रफल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एडजेक्ट भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल आज हम निकालना चाहें तो हमें इनके क्षेत्रफल को एडजस्ट करके, हालांकि ये बात अलग है कि पूछने वाले भी वही रटा रटाया पूछते रहे हैं और किताब में भी वही रटा रटाया, लेकिन एक्चुअल में जब आप इन सारी चीज़ों को देखोगे तो इस भौगोलिक क्षेत्रफल में जो बदलाव आ रहा है वो अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा आपसे क्या सवाल पूछ सकते हैं, तो अगला आप इसमें लिखो आर्द्र भूमियाँ।
आर्द्र भूमियां या रामसर संधि, वेटलैंड, आर्द्र को आर्द्र भूमियां, वेटलैंड, रामसर संधि या रामसर स्थल, इनमें से किसी साइड शब्द को लेकर सवाल पूछा जा सकता है। सवाल पूछा जा सकता है। क्या सवाल पूछ सकते हैं? देखो, 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर, जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। इस शहर में एक आयोजन किया गया था और उस आयोजन का मुख्य मकसद ये था कि जो आर्द्र भूमियों में स्थित जैव विविधता है, नम भूमियों में जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको बचाने की कोशिश की जाए। और इसके लिए जो संधि हुई उसको हम रामसर संधि या रामसर कन्वेंशन। अभी समय, देखो 2 चीजें होती हैं, एक होती है संधि और एक होता है अभी समय। आपकी किताबें इन दोनों को एक ही लिखेंगी। पहले आप इन दोनों में अंतर क्या है वो समझें। देखो, संधि को अपन कहते हैं ट्रीटी और इसको अपन क्या कहते हैं? कन्वेंशन कहते हैं। क्या कहेंगे? कन्वेंशन। तो देखो, ट्रीटी और कन्वेंशन में क्या फर्क है? अब जैसे आज आप तीनों के बीच में कोई ट्रीटी या संधि हुई है, तो इन फ्यूचर कोई इस ट्रीटी या संधि का पक्षकार होगा या नहीं होगा, ये इस संधि में पहले मेंशन करना पड़ेगा। जबकि अभी समय एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसका रेटिफिकेशन, अनुमोदन करके कोई भी राष्ट्र उसका क्या बन सकता है? मेंबर बन सकता है। तो कन्वेंशन में मतलब अभी समय में और संधि में, तो अभी समय संधियों के विशिष्ट रूप होते हैं। ऐसी संधियां जिनका कोई भी पक्षकार राष्ट्र अपनी मर्जी से इन फ्यूचर जब चाहे उसका क्या बन सकता है? मेंबर बन सकता है। तो जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो रामसर संधि है, ये कब की पढ़ रहे हैं अपन? 1971 की पढ़ रहे हैं। और इस संबंध में ये समझौता जो है 1971 में होने के बाद में दूसरा सवाल इस पर पूछा जाता है कि ये समझौता अस्तित्व में कब आया? तो लागू 1975 में किया गया और भारत इसका मेंबर 1982 में बना था। तीनों ही सवाल इंपॉर्टेंट हैं। रामसर संधि है कब की? 1971 की। प्रभावी का मतलब लागू कब हुई? 1975 में। और भारत का रेटिफिकेशन या भारत इसका सदस्य कब से है? 82 से। तो ये तीनों चीजें आप इसमें लिखो। संधि कब की है? 1971। प्रभावी या लागू? 1975। और भारत द्वारा अनुमोदन मतलब भारत इसका सदस्य कब बना? तो आप इसमें क्या देखेंगे? 1982। आज की डेट में इस कन्वेंशन के 160 नेशन जो है वो मेंबर हैं। ठीक है। तो देखो, आपसे सिंपल सी बात पूछी जाए, ये संधि जो है वो 2 फरवरी 1971 की है। संधि कब की है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि नैरोबी सम्मेलन कब का था? 22 मई का। और किस पर था? बायोडाइवर्सिटी पर था। इसलिए उस डेट को हम किस रूप में मनाते हैं? जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये रामसर संधि आर्द्र भूमियों से संबंधित है, वेटलैंड से संबंधित है, उनके संरक्षण से संबंधित है, या वेटलैंड में पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी की सुरक्षा से संबंधित है। कब की है? 2 फरवरी 1971 की। तो आपसे ये पूछा जाए कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब आता है, पूछ लिया जाए, तो आपसे एक्चुअली वही पूछा है कि ये संधि कब की है, संधि की डेट ही पूछी है। तो आप इसमें लिखो 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है। अब देखो, हर साल जो यूनाइटेड नेशन की ओर से कोई सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसकी थीम दी जाती है। तो 2022 की इस दिवस की थीम क्या थी? तो आप इसमें 2022 की थीम लोगों और प्रकृति के लिए, लोगों और प्रकृति के लिए, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही।
ये 2022 की विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, फॉर पीपल एंड नेचर। ये इसकी दूसरी बात। मैंने आपको बताया कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण की बात करते हैं, तो इसके तहत भारत में 1987 में नेशनल सरकार जो है उसने एक मैनेजमेंट कमेटी गठित की थी और 1 बाय 1 करके कितने वेटलैंड जो है वो इस कन्वेंशन से जोड़ने का टारगेट है। तो उस रिपोर्ट में या उस सिफारिश में 115 स्थानों को चिन्हित किया गया था। देखो, भारत का लगभग 4.5%, 4.7% के आसपास भौगोलिक क्षेत्रफल है वो वेटलैंड में आता है, ठीक है। और इस वेटलैंड से संबंधित 115 आर्द्र भूमियों की स्थापना की गई और धीरे धीरे 1 बाय 1 इन 115 स्थानों को किससे जोड़ने की बात करते हैं अपन? रामसर संधि से जोड़ने की बात करते हैं। सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल कहाँ इंपॉर्टेंट है? सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि अब तक भारत के कितने स्थान जो है वो रामसर संधि में शामिल कर लिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक 49 साइट्स हैं। 54 हो गए क्या? तो ये डाटा अपन बाद में देख लेंगे। अभी आपको राजस्थान के 2 स्थान जो है उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। जो छोड़ रहा हूँ, बात समझ में आ गई तो अपने को एक एक लाइन का डाटा है वो आप इसमें अपडेट कर लेना, क्योंकि जिस पे कंफ्यूज है, जो अपन ने कंफर्म नहीं किया अभी, भाई वो देखूंगा उसमें क्या होता है कि मैं जो सवाल छोड़ रहा हूँ उसका रीज़न है। अब आपने बता दिया, हो सकता है कि आपकी मुमल में अपने को यही मिल जाए। समझ गए ना आप? मैं सवाल क्यों छोड़ रहा हूँ? मैं सवाल इसलिए छोड़ रहा हूँ कि जिस डॉक्यूमेंट में इन रामसर स्थलों का या किसी भी साइट का नाम लिखा गया है, तो वहाँ उसको फाइनली अटैच किया गया है या प्रपोज्ड है? उस डॉक्यूमेंट में शब्द क्या लिखा है? समझ रहे हो ना आप? डॉक्यूमेंट में एक्चुअल में सरकार ने क्या शब्द लिखा है। जैसे प्रपोज्ड लिखा है तो बात दूसरी होती है, और अटैच्ड लिखा है तो बात अलग होती है। तो एक्चुअल में सरकार की होम साइट पे जाके उस डॉक्यूमेंट को देखना होता है सवाल को वेरीफाई करने के लिए। कई बार क्या होता है कि आनंद फानन में अखबार वाले छाप देते हैं, अखबार से उठा के मैगजीन वाले छाप देते हैं। जीके में सवाल खतरे से खाली नहीं है, ऐसा समझ रहे हो आप? जैसे आपको मैंने कई बार बताया कि जैसे काजरी अपन पढ़ते हैं, तो काजरी की स्थापना दबादब पूछती है सरकार। सरकार का कोई भी संस्था जो है पेपर में दबादब पूछ रही है, तो इसका रीजन क्या आपको पता है क्या है? 99% किताबों में गलत लिख रखा है, तो अगले को कहीं मस्कत करने की जरूरत नहीं है। काजरी की स्थापना 1952 की है और आपकी किताबें 1956, 1957, 1959 ऐसे डेटा देगी आपको। तो कई बार क्या होता है कि जिस सवाल को सारी किताबें गलत प्रपोज कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया पर्यावरण का अर्थ है, वो बार बार क्यों पूछते हैं? आईएएस की एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट देख के ही मैं किसी लाइन को छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब सोच समझ के छोड़ रहा हूँ। उसके लिए मुझे 15-20 मिनट देनी पड़ेंगी उसको देखने के लिए, कहीं ना कहीं सर्च करके। तो आप इसमें राजस्थान के 2 रामसर स्थल, सीधा यही है बस, राजस्थान के 2 रामसर स्थल, और इसमें एक तो लिखो केवलादेव गना पक्षी विहार। क्रम से ही लिखा रहा हूं, इसको 1981 में शामिल किया गया था, पहला वेटलैंड राजस्थान का। और दूसरा है सांबर झील, ये 90 में शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया था? 90 में शामिल किया गया था। ये चीजें आपको बेसिकली देखनी है। मैंग्रोव वनस्पति का सवाल अपना हो गया था ना, ठीक है। और अगला सवाल जो अपन देखेंगे वो है जैव विविधता विरासत स्थल। ये हेडिंग डालेंगे आप इसमें, जैव विविधता विरासत स्थल।
इसके लिए देखो जो स्थान चयनित हैं, जिनका चयन किया गया है, उसमें नंबर 1 वार्डल आकलवुड फॉसिल पार्क, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में राजस्थान के जिन स्थानों को चिन्हित किया गया है, तो इसमें जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चयनित, और ऐसे लिख के नंबर 1 आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर, जैसलमेर। दूसरा है इसमें केवड़ा की नाल उदयपुर, केवड़ा की नाल उदयपुर। तीसरा है रामकुंडा उदयपुर। फिर नाग पहाड़ अजमेर, नाग पहाड़ अजमेर। और नेक्स्ट है छापोल मनसा माता, वो तो पिंकी बता देसी, झुंझुनू। ठीक है, अब देखो इन स्थानों का चयन किया गया है, ये मैटर नहीं करता है। जिस भाषा में मैंने लिखा है उस भाषा में पूछने की संभावना बहुत कम है, समझ गए आप। अब क्या करते हैं, जब किसी बहुत बड़ी एक्टिविटी से किसी स्थान को जोड़ दिया जाता है, ठीक है, कितने हो गए, 5 हो गए क्या? देखो हो गया वुड फॉसिल पार्क हो गया, केवड़ा की नाल हो गया, रामकुंडा हो गया, नाग पहाड़ हो गया और छापोल मनसा माता। ठीक है, अब देखो ये इस भाषा में सवाल नहीं पूछा जाएगा, रटने की आपको जरूरत नहीं है, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में। अब ये क्या करते हैं, इनमें मल्टीपल मैचिंग में बढ़ा देते हैं कि सुमेलित कीजिए। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि मतलब कौन सी एक्टिविटी में क्या शामिल किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये चीजें क्या जनरली किताब में लिखी हुई नहीं होती हैं। बजट की डायरी में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनको हमने किताब में कभी नहीं पढ़ा, और बजट में नया जो राशि डालकर किसी चीज को डेवलप करने के लिए डाल देते हैं, तो फिर अपन देखते हैं किसी किताब में नया। तो ये इससे पहले किसी किताब में लिखा होना जरूरी नहीं है। तो किसी बड़ी एक्टिविटी से जब जोड़ दिया जाता है तो स्थान क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है? जैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता रहा हूं। किशोरी महल भरतपुर का है, कामा तहसील में। पिपराली जैसा छोटे से कस्बे में कोई छोटा मोटा महल है, तो उसको महाराजा सूरजमल की स्मृतियों से जोड़ने के लिए उसमें एक पैनोरमा डेवलप किया जा रहा था। तो राजस्थान सरकार ने जैसे ही बजट में उस किशोरी महल के लिए राशि रखी, तो 3-4 परीक्षाओं में लगातार पूछ लिया, एक के बाद एक, दबादब, किताब में छापने का मौका ही नहीं दिया। समझ रहे हैं आप? उससे पहले उसको कहीं, अब जैसे काचियागढ़ महल कहाँ है, सुना है क्या कभी? नवलगढ़ में है। एक बार किसी 2-4 फॉरेनर यहाँ रिसर्च के लिए आए थे और वो एक्टिविटी अखबारों में चर्चित थी, दबादब पूछ लिया। तेलिन महल कहाँ है? तेलिन महल फतेहपुर में। समझिए आप? ऐसे ही उसकी फतेहपुर की एक हवेली है जिसका नाम अब मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, 4-5 साल पहले एक एग्जाम में पूछा गया था। अब ये सवाल इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आप मत लिखो चाहे। अब तो क्या इंपॉर्टेंट होगा वो अखबार बताएगा आपको। तो उसमें क्या है, एक फॉरेनर लेडी आई हुई थी जो है, हाँ फ्रांस की। उसने अपने जो आज अपन पेंट करवाते हैं 3 साल में गिर जाता है, और पता नहीं एशियन पेंटर फलाना ढिकड़ा कैसे कैसे विज्ञापन आते हैं। और इन हवेलियों को जब बनाया था उस टाइम कौन से ऐसे पेंट कंपनियां थी? पूरा प्राकृतिक पेंट था। तो उन भित्ति चित्रों के अंदर जो पेंट यूज किया गया उसकी स्टडी करने के लिए आई थी, उस हवेली में ठहरी थी। 2-3 परीक्षाओं में पूछ लिया, समझे ना आप? तो वो एक ऐसे स्थान, जब अखबार में कई बार आप पढ़ते हो कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी या कोई विदेशी आ रहा है किसी एक्टिविटी के लिए। अब आप लोग अगर किसी संस्था के बारे में पूछा जाए रिसर्च एक्टिविटी को लेकर, तो आज की डेट में अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? टोंक में। ये क्यों चर्चित है? अब देखो, टोंक मोहम्मडन राजनीति का केंद्र रहा है, और अरबी और फारसी के अंदर ताड़पत्रों वगैरह पर या तरह तरह की चद्दरों पर जो
साहित्य लिखा हुआ है, उस साहित्य की स्टडी करने के लिए लगभग 125 फॉरेनर आए हुए हैं यहाँ। मतलब उस साहित्य में अब अरबी और फारसी को पढ़ने के लिए वो लोग आए, मतलब उस समय की वास्तविक स्थिति क्या थी, कौन सी चीजें महत्वपूर्ण थी उनकी स्टडी करने के लिए। तो कई बार जैसे सीधा ये पूछते हैं कि ये संस्थान कहाँ है, तो यूं ही नहीं पूछते हैं। जीके के मामले में यूं ही नहीं पूछा जाता है। हेलो, हाँ 5 मिनट बाद निकलूंगा यहाँ से। कॉल दूंगे फिर। ठीक है, मैं लेके रख लूँ, कल दोपहर में दे दूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, जीके के मामले में गालिब का एक शेर बता दूं मैं, ऐसे अटपटे सवाल पूछते हैं उनके ऊपर हैं। गालिब ये कहता है कि कुछ तो करते ही होंगे लोग, कुछ तो करते ही होंगे लोग, वरना यूं ही हर कोई बेवफा थोड़े ही कहता है। पेपर में कुछ डाला जाएगा तो जरूर, तो न्यूज जब आप पढ़ते हो ना, तो ये इसको यूं इग्नोर मत करो। अगर कोई एक्टिविटी से जुड़ा हुआ आदमी आ रहा है तो जरूर उसमें कुछ न कुछ है। और अखबार वाला नहीं छापता है तो आप इंटरनेट को खोलो। अखबार वाले केवल सस्ती भाषा यूज करते हैं। आपको बता दूं, 12वीं पास है सारे पत्रकार, ये मानकर चल सकते हो 2-5 को छोड़ के। तो उस चीज को आप सर्च करो। हमेशा जब बड़ा आदमी, कोई फॉरेनर, कोई अप्रत्याशित एक्टिविटी अपने को देखने को मिल रही है तो निश्चित तौर पर अपने को उसकी तलाश करनी चाहिए। तो ये चीज मैं आपको बता रहा था। तो यहां सवाल जो बता रहा था कि 4-5 नाम बताए, ये मल्टीपल मैचिंग में कि आप इनको सुमेलित कीजिए, ये बड़ी चीज हो जाती है यहां। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अपन इन अभ्यारण्यों को शुरू करें इससे पहले आपको और क्या पूछ सकते हैं, 2-1 मैचिंग वाला सवाल बता रहा हूं, सुमेलित ही हैं ये चीजें, आप देख लेना। रामसर स्थल पढ़ रहे थे ना अपन, उनसे संबंधित एक सवाल है जो राष्ट्रीय स्तर की ज्योग्राफी को लेकर इंपॉर्टेंट है। पहला लिखो, अस्तामुड्डी आर्द्र भूमि। अस्तामुड्डी आर्द्र भूमि, अस्तामुड्डी आर्द्र भूमि। अब आर्द्र भूमि लिखा हुआ हो या नहीं हो, सिर्फ अस्तामुड्डी लिख के आगे स्टेट का नाम लिख देते हैं। तो इसके आगे लिखो केरल। भीतरकनिका, यह भी आर्द्र भूमि है। भीतरकनिका ये कहां की है, बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी का फेवरेट सवाल है। ये उड़ीसा की है। भोज, सब आर्द्र भूमियां हैं। ये मध्य प्रदेश की है। भोज कहां की है, मध्य प्रदेश की। चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश की है। चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश की है। सब आर्द्र भूमियां हैं, मैचिंग में पूछते हैं। और चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा। इसके बाद में कंजली, सब आर्द्र भूमियां हैं, ये पंजाब की है। सेलेक्टेड लिखा रहा हूं जो सवाल में होती है। कंजली कहां की है, पंजाब की। ठीक है, रोपड़, रोपड़ पंजाब की है, वो नहीं है, वो तो रोपड़ रूपनगर पंजाब। रोपड़ कहां की है, रूपनगर पंजाब में पड़ता है। तो देखो रोपड़, वो जो आप बता रहे हो वो क्या है, पुरातात्विक स्थल है, सभ्यताकालीन अवशेष वहां मिले हैं। और अब देखो रोपड़ के 2 मीनिंग निकल गए ना। नेक्स्ट आप इसमें रुद्र सागर त्रिपुरा, रुद्र सागर त्रिपुरा।
ठीक है, अब इसमें सवाल आगे आर्द्र भूमियों का ही है, लेकिन एक सवाल पूछते हैं झीलों का मल्टीपल मैचिंग में। जैसे सांबर झील राजस्थान की आर्द्र भूमियों में है, तो मेन जो झीलें रामसर संधि में शामिल की गई हैं उनका पेयरिंग करके पूछ लेता है। तो इसमें लिख लो आर्द्र भूमि, या इसको यूं लिखो रामसर संधि में शामिल झीलें। अब वो एक तरफ तो आपको ये भी हो गया कि आर्द्र भूमि है ये, और इनको आप वैसे करेंगे मैचिंग मिलेंगे। ये सवाल यूपीएससी का फेवरेट है, आपको बताऊं मैं। आरपीएससी में, आरएस में पूछ सकते हैं, या मल्टीपल मैचिंग में सिंगल नाम किसी में भी पूछ सकते हैं। झीलों में आप पहला लिखो वूलर। वूलर झील कहाँ की है? कश्मीर की है। दूसरा सोमुरारी, सोमुरारी, ये भी कहाँ की है? कश्मीर की है। वेमनाड, वेमनाड झील, मैं पूरा लिख लो चाहे, वेमनाड झील ये कहाँ की है? केरल की। और सांबर राजस्थान की। एक और लिख लो लोकटक, ये मणिपुर की है। लोकटक मणिपुर की। पहली बात तो सारी झीलें हैं, तो स्टेट के नाम के साथ इनकी मैचिंग आपको देखनी है। ठीक है, ये मोटी मोटी चीजें इस चैप्टर में मैंने आपको बताई। अब अपन राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य जो हैं उनको पढ़ना है। वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, उनकी क्या सिचुएशन है वो अपन देखेंगे। इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।